गुड इवनिंग जी, माय नेम इज़ इत्शाम जान एंड आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पास्ट पेपर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड माय इनिशियल प्लान वाज टू गो लाइव बट अनफॉर्चुनेटली मुझे गिवन टाइम पे मैं लाइव नहीं हो सका, तो अब मैं फिर ये रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। So do subscribe the channel and like it. And if you have any query regarding any question or if you need any source, so मेरा number description में mentioned है, you can contact. As far as 2016 paper is concerned, before starting the paper, अच्छा होता क्या है कि हमारे यहाँ जनरली टीचर्स या उभरते हुए टीचर्स जब पेपर्स डिस्कस करवा रहे होते हैं तो बस बिल्कुल सरफेस पे बात करके और आगे बढ़ जाते हैं। वो एज़ सच कोई पेपर डिस्कशन होती ही नहीं। हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं कि हमने वहाँ पे 20 नंबर का सवाल लिखना कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं मैक्सिमम जितने पेपर इस सिटिंग में कर सका वो करूँगा, नहीं तो एक सिटिंग और कर लूँगा। उसमें फिर रिमेनिंग पेपर कर दूँगा। 2016 में वो आपसे अच्छा अपने पास आप अगर पेपर निकालने साथ तो अच्छी बात है, मुझे फिर राइट डाउन नहीं करना पड़ेगा पूरा और टाइम भी मेरा बच जाएगा। 2016 का पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ा सीधा-सीधा सवाल है जी कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड इट्स एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स। नाउ उसने आपको सवाल में कह दिया है एग्जामिन एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर। नाउ मेक श्योर कि ठीक है, इफ यू वांट टू डिफाइन द आइडिया तो ठीक है, 1-2 डेफिनिशंस आप लिख दें, ओके, बट your focus must be on examine. Now, how would you examine? It's a paper of international relations. What IER theory, different theories, how they view the idea of national power. So, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक दो डेफिनेशंस बताएं नेशनल पावर की और उसको टू द पॉइंट इस बात पे ले आए कि रियलिस्ट या रियलिज्म एंड नेशनल पावर। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि आपने क्लासिकल रियलिज्म अलहदा बताना है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म अलहदा बताना है, ठीक है जी? डिफेंसिव रियलिस्ट, ऑफेंसिव रियलिस्ट क्या कहते हैं अलहदा-अलहदा, नो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, जस्ट एक ओवरऑल एक एक जो आप कह लो कि एक नेशनल पावर की एग्जिस्टेंस रियलिज्म की थ्योरी में क्या है, सो मेनली इन ओंटोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको बता देना। रियलिज्म नेशनल पावर को कैसे व्यू करता है? अच्छा, अब 2 तरीके हैं जी। एक तरीका है एक्सटेंसिव तरीका और दूसरा है चोर दरवाज़े का तरीका। एक्सटेंसिव तरीका है आपकी रीडिंग का और चोर दरवाज़े का तरीका है कि अभी आपको अगर पता लग रहा है कि ओहो! अच्छा ऐसे करना था, तो जस्ट गूगल इट। गूगल हाउ अ, डिफरेंट थियरीज़ ऑफ आईआर दे व्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तैयारी आपकी होनी तो आइडियल इसी पैटर्न में चाहिए एनीवेज़। सो रियलिज़्म नेशनल पावर को कैसे व्यू करती है, आप उसको बताएँगे। सिमिलरली बाकी थियरीज़ का भी इस तरह आपको अलग-अलग नहीं जाना, सरफेस पे मेन जो आपकी ग्रैंड थियरीज़ हैं, लिबरलिज़्म एंड नेशनल पावर। कंस्ट्रक्टिविज़्म के कॉन्टेक्स्ट में कैसे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो है वो डोमेन में पावर को फोresee किया जाता है। फिर आप इवन फेमिनिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में भी हाउ feminists see the masculinity associated with the idea of national power. So आप कुछ 4-5 थ्योरीज के बारे में ये आइडिया बता दें। इवन मार्क्सिस्ट का कॉन्टेक्स्ट भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते नेशनल पावर के कॉन्टेक्स्ट में। नेशनल पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है आपकी बेस से भी और आपके सुपर स्ट्रक्चर से भी। So how they view the difference, the more superstructures are beyond the reach of the people in the base, economic base. So वो नेशनल पावर ट्रू पावर तो वो नहीं होती। ट्रू पावर तो वही होगी कि जब वो इकोनॉमिक बेस से कैलकुलेट होगी या यही सुपरस्ट्रक्चर बना रहे होंगे। नेवरदलेस उसको थ्योरेटिकल फ्रेम में आपने जवाब देना है जी।
कि नेशनल पावर को थ्योरीज ऑफ आईआर कैसे देखती हैं। इफ यू विल नॉट राइट दिस, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, तभी तो मार्क्स कम आते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। वो आपसे पूछता है एंड इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स में आप उसको टेंजिबल बता दें और उसको जो है वो इनटेंजिबल बता दें। इनटेंजिबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल पावर, टेंजिबल इंग्रेडिएंट्स, ये सबको पता है, इसमें तो कोई इतना इशू नहीं है मेरे नज़दीक। टेंजिबल एलिमेंट्स वो होते हैं कि जो मैयर हो जाते हैं, और इनटेंजिबल होते हैं कि जिनको आप मैयर नहीं कर सकते। टेंजिबल में आपकी जनाब क्रिटिकल मास आ गया, क्रिटिकल मास के बाद आपकी मिलिट्री आ गई, आपकी इकोनॉमी आ गई, आपके रिसोर्सेज आ गए। इंटेंजिबल के कॉन्टेक्स्ट में आपका स्ट्रेटेजिक पर्पस आ गया, आपका विल फैक्टर आ गया, पब्लिक जो ओपिनियन उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, और विल फैक्टर में ऑफ कोर्स लीडरशिप भी आ गई। सो दैट पोर्शन इज वेरी इजी, आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में ये पोर्शन मिल सकता है। इट्स नॉट दैट यू नो डिफिकल्ट भी नहीं है और कोई इशू भी नहीं है, लेकिन ये पहला पोर्शन भी डिफिकल्ट नहीं है। बट इफ यू हैव अ कमांड ओवर थ्योरी, सो थ्योरी क्या कहती है कॉन्सेप्ट के बारे में, आपने ये बताना है। ठीक है, इस ये बड़ा जरूरी है। अगर आप ये नहीं बता रहे होंगे और मेरली 4 5 6 डेफिनेशन लिख के और फिर चले जाएंगे टेंजिबल एलिमेंट्स पे, तो वो आपको 3 4 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं देगा जी। ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस पे खेलें। अब इसका तरीका क्या है? पहले सवाल में आप घबराएं मत। इसका तरीका ये अच्छी तैयारी करने का कि लेट्स से कोई कॉन्सेप्ट है, लेट्स से देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो आपके पास एक चार्ट बनाओ, और चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में रियलिज्म इस पावर के आइडिया को कैसे देखती है, लिबरलिज्म कैसे देखती है, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे देखती है, मार्क्सिज्म कैसे देखती है, फेमिनिज्म या और बाकी थ्योरीज कैसे। सो आप यहाँ पर उसके 3 4 पॉइंट्स लिख लें, यहाँ पर इसके 3 4 पॉइंट, यहाँ पे इसके 3 4, इसी तरह 2 3 एक आधा क्लोज कर दें। नेशनल इंटरेस्ट, रियलिस्ट इसको कैसे देखते हैं, यहाँ लिख लें 3 4 मेन मेन लाइनें। लिबरल्स कैसे देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट। सो ये इन आ वे थ्योरी एप्लीकेशन ही हो रही है। थ्योरी एप्लीकेशन नॉट नेसेसरीली कि इंटरनेशनल इवेंट्स पे या डेवलपमेंट्स पे ही होनी, कॉन्सेप्ट्स को भी कैसे थ्योरीज व्यू करती हैं, डिफरेंट है ना जी। सो ये इस मॉडल पर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। नहीं भी है कोई मसला नहीं है, घबराए मत, जस्ट गूगल इट अभी के लिए कि ओके अच्छा ये डिफरेंस है जी, ये थ्योरी ये कहती है, ये कहती है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग हो, अच्छी रीडिंग हो आपकी, अच्छी बुक्स की, तो ज्यादा बेहतर बात है। सेम कॉन्टेक्स्ट में आपका इस पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन है जनाब द मेन गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आपने जनाब मेन गोल्स बता देना, मेन गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, प्लस दूसरा क्या पूछता है वो, एंड द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सीन ऑफ अ स्टेट। ओके, फैक्टर्स तो जी सीधी सीधी बात है, कहीं से भी आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लें, इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हेनरी किसिंजर भी कहता है इंटरनल फैक्टर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, एक्सटर्नल पे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स, 2 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनको भी मद्देनजर रखना है। जिस तरह आपने अपने अलायंस को मद्देनजर रखना है, आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज को मद्देनजर रखना है, आपने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखना है। इंटरनल स्ट्रक्चर में तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फिर ज्योग्राफी आ गई, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन आ गई, आपके रिसोर्सेज आ गए, आपकी लीडरशिप भी आ गई, आपकी आइडियोलॉजी भी आ गई, एंड नेम इट। ये तो आसान है, ये तो आपको पीओ घोष में और बाकी भी टेक्स्ट बुक स्टाइल की किताबों में और वो उसमें एंड्रयू हेवुड में भी ये सारी चीजें मिल जाती है, नो इशू। नाउ हाउ वुड आई राइट द गोल्स? वुड आई बी राइटिंग गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4? नहीं, आई वुड अगेन कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे व्यू करती है रियलिज्म, realism and foreign policy. For realism, goals of foreign policy क्या है, for liberals क्या है, for constructivist क्या है। और ये चीज या इससे पहले वाली चीज को बड़ा मसला नहीं है। ये तो आप रॉबर्ट जैक्सन की किताब है, रॉबर्ट जैक्सन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी बुक में आप अगर फॉरेन पॉलिसी वाले सेक्शन में चले जाएं, तो पहले 3 4 पेजेस में आपको सारी कहानी मिल जाएगी। तो क्या ये कोई बेवकूफ
बेवकूफ़ ऑथर तो नहीं ना है, ठीक है? सो चीज़ों को आईआर की ज़ुबान-बंदी में, आईआर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अपने पास से नहीं बस रट्टे मार देने या नोट्स जो मिल गए टिपिकल अकेडमीज़ के, ऐसे नहीं करना। अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर क्वेश्चन को ही ऐसे चलाना है आपने, ये भी ज़हन में रखिएगा। हर क्वेश्चन का मेरिट है, उसका हर क्वेश्चन का अपना तरीका है उसको अटेम्प्ट करने का, जो उसके अंदर मौजूद है। आपने अलग से कोई उसकी साइंटिफिक तैयारी नहीं करनी। आई होप कि इन 2 में आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कोई नहीं समझ आ रही तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, यू कैन सेंड मी अ वॉइस नोट, तो इफ आई विल फाइंड टाइम तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा जी, हाँ, सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है, ये 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, रिपीटेडली सिक्योरिटी से रिलेटेड। लेकिन वेरिएशन बहुत है सिक्योरिटी के क्वेश्चन में। आज के लेक्चर के आखिर में आपको इस सिक्योरिटी का एक बेसिक जो ढांचा है, वो आपके सामने मैं रख दूँगा, और बाकी वाले सवाल मैं पूरे कर लूँ ताकि जब 18, 17 और 18 वाले भी हम क्वेश्चन देखें सिक्योरिटी के, तो मैं एक साथ इनको फिर आपको एक स्ट्रक्चर में ये बताऊँगा। आगे आ जाएँ जी, आगे बड़ा मज़ेदार सवाल है जी, अगले सवाल में वो आपको कहता है जी मुझे बता दें इंटरनेशनल लॉ क्या है? अब उसने आपको डिफाइन करने को कहा है, उसको सिर्फ़ उसने डिफाइन करना है, इंटरनेशनल लॉ क्या है? ओके जी, उसकी जनाब नेचर बता दें जी, नेचर कैसे डिराइव होती है? और फिर लॉज़ ऑफ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी सिग्निफिकेंस। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आपको बड़ा मज़ेदार सवाल। For instance, I would define let's say 3 to 4 definitions of phyla. ओके, मैं उनको ले आया। फिर मैं उसके बाद जो है अब लेके आऊँगा जब नेचर पे, तो नेचर के कॉन्टेक्स्ट में अब ज़रूरी नहीं है ना, जिस तरह मैंने कहा हर जगह पे आपने थ्योरीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, ज़रूरी तो नहीं। हर क्वेश्चन की नेचर डिफरेंट है। अब नेचर के कॉन्टेक्स्ट में आऊँगा तो ओके, मैं नेचर में इसको लेके चलूँगा जनाब, तो मैं बताऊँगा जी कि ये तो पॉजिटिव लॉज़ से भी डिराइव है, उसके बाद नेचुरल लॉज़ से भी जो है वो डिराइव्ड है, कन्वेंशनल से भी जो है वो डिराइव्ड है, अप टू सम एक्सटेंट अगर हम हिस्ट्री में वापस चले जाएँ, पीछे जाते जाएँ, तो जनाब ये हमें कस्टमरी लॉज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम डिराइव कर सकते हैं, फिर डिवाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। सो मैं उसकी नेचर जो है वो कहाँ-कहाँ से वो ड्रिवन है, और इन सब के साथ मैं हुगो ग्रेशियस का भी जो है वो ज़िक्र कर दूँगा कि ग्रेशियन अ, ब्रांड ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। ये मेरा एक पोर्शन है, मैं इसको तसल्ली से टाइम दूँगा, 10 नंबर का मेरा पार्ट है, मैं इसको तसल्ली से टाइम दूँगा। दूसरी जब बात आ जाएगी फिर लॉज़ ऑफ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, तो लॉज़ ऑफ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं स्पेसिफिक होके बात करूँगा, इधर-उधर नहीं घूमूँगा कि जनाब आईआर की अफादियत और अहमियत क्या रही? भाई इसी डिसिप्लिन की अफादियत और अहमियत रही कि आपको जस्ट वॉर की भी आपने डेलिब्रेशंस की। आपने इसी डिसिप्लिन में रहते हुए काइंड्स ऑफ वॉर्स को भी डिटरमिन किया। आपने इसी डिसिप्लिन में रहते हुए भी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अब ये पूरी डिटेल्स है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, इसकी जो ऑब्जेक्टिव डिक्लेरेशन क्या होगी, सब्जेक्टिव डिक्लेरेशन क्या होगी। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे मीन्स ऑफ जी, अच्छा, मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये कॉफ़ी है या मौका है, अच्छा मोक्का, ठीक है। आयरिश है, कैरेमल नहीं, नहीं, बस ठीक है, जो भी है, ठीक आयरिश ठीक है, आयरिश ठीक ये है। है। मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कैरिंग वॉर, उस पे भी जनाब इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से तो सारी ये चीज़ें कॉन्टेक्चुअलाइज़ हुई, सामने आई, ठीक? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं कुछ 7-8 जो है वो कॉन्टेक्स्ट बना लूँगा जिससे मैं साबित करूँगा कि लॉज़ ऑफ वॉर की एवोल्यूशन जो है वो इसी एकेडमिक डिसिप्लिन की वजह से हुई है भाई जी। अब ये हो गया मैं बड़ा स्पेसिफिक, जिन स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल लॉ है, वो इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वो उनको इस सवाल को अटेम्प्ट करने में
इशू हो सकता है। लेकिन पार्ट तो ज़ाहिर है फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का ओवरऑल है ही है। अब अगर मैं आगे जो है वो चलूँ, तो अगला सवाल वो डील करता है जनाब वॉर एज़ अ रैशनल, वॉर एज़ रैशनल एक्ट। अच्छा जी, अगर मैं गूगल करूँ, तो मैं रैशनल एक्ट को भी जस्टिफ़ाई कर जाऊँगा, ठीक है जी। और मैं इसको जो है वो इर्रेशनल एक्ट के तौर पर भी जस्टिफ़ाई कर लूँगा। गूगल करें आप, आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स मिलते जाएँगे ऑन इस पे भी क्या कहते हैं अ, ये बनाना ना हुँ, अ, चोई साहब को भी दो, ओके, वो अंदर ही है चोई साहब। हुँ, सॉरी वो मेरे चेकिंग करवाने आए थे स्टूडेंट्स, तो वो साल लेके आया थोड़ा-सा, तो मैं उस शादी में यही बचता है बस और क्या बचता है। लो जी, अब वो कैसे करेंगे फिर इसको? तो इसका बेहतरीन तरीका है कि अगर हम आरजे रमल ऑनलाइन पढ़ा हुआ है इसका अंडरस्टैंडिंग वॉर, आप गूगल कर लें अंडरस्टैंडिंग वॉर आरजे रमल, उसका पूरा वॉल्यूम खुल जाता है। तो भाई बात ये है कि हमारी इतनी रीडिंग होनी चाहिए इस आइडिया की कि हमें पता हो कि ट्रेडिशनलिस्ट्स वॉर एज अ रैशनल एंड वॉर इररेशनल की कैसे सेग्रीगेशन करते हैं, और फिर रिविजनिस्ट्स इसकी कैसे रैशनल और इररेशनल की सेग्रीगेशन करते हैं। अगर हमें ये पता होगा तब हम 20 नंबर का सवाल निकाल लेंगे, और फिर हम उसको साथ कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे कोई 4-5 एग्जांपल्स 20th सेंचुरी की वॉर्स की, उन पे ट्रेडिशनलिस्ट और रिविनिस्ट का व्यू। उसको ये जवाब मिलेगा तो वो आपको मार्क्स देगा, उसको अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो वो आपको मार्क्स हजूर नहीं देगा जी। आरजे रमल का सोर्स अंडरस्टैंडिंग वॉर, ऑनलाइन उसका पूरा वॉल्यूम पड़ा हुआ है, बड़ा मजेदार सोर्स है। और ये जो वॉर स्टडीज में फिर ट्रेडिशनलिस्ट और रिविजनिस्ट की जो सेग्रीगेशन है, ये आपको इवन टाइप्स ऑफ वॉर में भी मिलती है, जो यहाँ पे बेसिकली कोई हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ दो के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, तो टोटल ट्रेडिशनलिस्ट टोटल वॉर को इन टर्म्स ऑफ ऑल सोर्सेज यूज्ड बाय स्टेट के एट इट्स डिस्पोजेबल उनको करती है। और वो क्या कहते हैं रिविनिस्ट जो है, वो कहते हैं नहीं, ये डिपेंड करती है उसकी ज्योग्राफिकल स्केल पे कि कितने ज्योग्राफिकल स्केल पे वो वॉर चली गई है। इसी तरह लिमिटेड में ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं वो देखते हैं कि जनाब फ्यू सोर्सेज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट उनका इस्तेमाल किया गया, और रिविनिस्ट देखते हैं कि जो स्मॉल ज्योग्राफीज में कन्फाइंड वॉर रहती हैं वो लिमिट। सो देयर इज sharp, you can say, a contrast over the interpretation of wars, and same is the case over rational and irrational. Traditionalist war को उसके cost and outcome के context में evaluate करते हैं। रविनिस्ट के यहाँ वॉर को एज एन ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में रैशनलिस्ट और इरेशनलिस्ट डिबेट की जाती है, तो डिफरेंस है। आप उसको जवाब उस आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में देंगे तो वो मार्क्स देगा, वरना वो आपको मार्क्स नहीं देगा जी। हाँ, हमदर्दी कर जाए तो अलग बात है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब वो बड़ा मजेदार स्कीम के वो आपसे पूछता है जनाब के यूएन का 21st सेंचुरी में असेस करें जनाब उसका कि क्या प्रोग्रेस रही है यूएन की। अब बंदा को सवाल देखता बंदा कहता है वाह, चलो जी सीधा सीधा जो है वो उसको यूएन को हाईलाइट कर दें। भाई आप करंट अफेयर के पेपर में ऐसा करेंगे, आईआर के पेपर में आप ऐसा नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एवेलुएट करने का, इंटरनेशनल रिलेशंस को, कंपैरेटिव
पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशन में, एक ही तरीका है और वो है देयर आर 5 डायमेंशंस। इन 5 डायमेंशंस यू कैन इवैल्यूएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफ यू कम अप विद दोज 5 डायमेंशंस। ठीक है जी, पर्टेनिंग टू देयर आउटपुट, कि जनाब उनकी आउटपुट क्या हो रही है, उससे आपने इवैल्यूएट कर, तो तभी आपको मार्क्स मिलने हैं। मसलन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पॉलिसी के बाद इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन पॉलिसी, ओरिएंटेशन पॉलिसी के बाद टाइप पॉलिसी, टाइप पॉलिसी के बाद इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, और इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी के बाद टारगेट पॉलिसी। यू वुड elaborate any international organization in comparative politics and international relations in these 5 dimensions. And yes, you would also write कि जी इनके level of analysis क्या है, level of analysis, हर dimension का level of analysis different है। ये जो आपके लास्ट 3 वाले हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पर आप इनको जो है, यानी इन पॉलिसीज को आप इंडिविजुअल लेवल पर गेज करते हैं, और जो आपके फर्स्ट 2 हैं, ये आप उसको फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखते हैं। सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, लेकिन उसको आपने डिसिप्लिन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ना कि उसको आपने ओवरऑल बता देना जनाब के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने बता दिया, और फिर आप परेशान होते रहते हैं कि जी नंबर क्यों नहीं आते आईआर में। आते इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल सरफेस की तैयारी होती है। हमारे जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सब भी सरफेस पे पढ़ा रहे होते हैं, सरफेस पे पढ़ रहे होते हैं। तो नंबर कैसे आएंगे भाई? नंबर आने के लिए एटलीस्ट 4 सवाल तो आप ऐसे कर रहे हो कि जो डिसिप्लिन के स्पिरिट के मुताबिक चल रहे हो। सिक्योरिटी का एक सवाल मैंने ड्रॉप किया था जी, अभी थोड़ी देर में उस तक आ जाएंगे। 2017 के पेपर पे हम आ रहे हैं, और 17 का पहला सवाल, व्हाट आर द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट थियरीज? लिबरल इंटरनेशनलिस्ट, रियलिस्ट। बादी नजर में जब ये पहले दफा हमारे पास ये वर्ड स्ट्राइक करते हैं, तो हम इस लिबरल इंटरनेशनलिज्म को वो आईआर का पहला आइडियलिज्म ही समझ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जो आईआर का डिसिप्लिन बना, और डिसिप्लिन बनने के बाद जो पहली वो आई थ्योरी आई, वो ही है जी, उसी की बात हो रही होगी। यहीं पे मार पड़ जाती है। लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थॉट ये आईआर के डिसिप्लिन से पहले भी मौजूद है। आइडियलिज्म एज अ थ्योरी जब पहली दफा आपके डिसिप्लिन में आ रही है, तो उसमें लिबरल इंटरनेशनलिज्म के भी पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। लेकिन लिबरल इंटरनेशनलिज्म एंड लिबरल आइडियलिज्म ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपको हमारे पे यकीन नहीं आता जनाब, तो आप जॉन बैलिस की किताब खोल लें, और उसका जो लिबरलिज्म का चैप्टर है, उसके शुरू के 3-4 पेजेस पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये इतने ज्यादा इंटरट्विन्ड है कि बाज़ औक़ात इनके दरमियान जो डिफरेंस है, वो जनरली जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल सा ही आप कहने का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिबरल इंटरनेशनलिस्ट का ही फर्क बनाऊंगा रियलिस्ट के साथ। ठीक है, आपने इनका भी बनाना बना लें, कोई नेग्लिजिबल डिफरेंस है, कोई इतना बड़ी बात तो नहीं। लेकिन ये क्या कहते हैं? अब ये जो कहते हैं, और जो रियलिस्ट कहते हैं, और जो लिबरल आइडियलिस्ट कहते हैं, वो एक ऐसा स्ट्राइकिंग पॉइंट है जो आप
का ये 5 नंबर का पोर्शन बनता है बस ये, क्योंकि वो 5 नंबर का ही आपको पूछ रहा है कि डिफरेंस बता देंगे। अगला तो फिर आगे बाकी पोर्शन बाद का है। लिबरल आइडियलिज्म बिलीव करता है कि पावर ने करप्ट कर दिया सिस्टम को। जो 19th सेंचुरी में पावर की प्रैक्टिसेस होती रही हैं, उसने करप्ट कर दिया। इसीलिए आपको लिबरल आइडियलिज्म में पावर का आइडिया मिलता ही नहीं, उसको कॉर्नर कर देते हैं। और वो कहते हैं पीस के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये आइडिया लिबरल इंटरनेशनलिस्ट से डिफरेंट है। लिबरल इंटरनेशनलिस्ट के हमें मिलता है पीस इज नेचुरल, पीस नेचुरल है। ये अब डिफरेंस आपको बता के आपका थोड़ा सा दिमाग इसलिए लाया ताकि आप जॉन बैलिस को ओपन करें, और जॉन बैलिस को ओपन करके लिबरलिज्म के चैप्टर के शुरू के 3-4 पेजेस जरा पढ़ने की कोशिश करें। All the liberal internationalist thought and all the liberal idealist thought, ये मुकम्मल तौर पर एक नहीं है, लेकिन हम क्योंकि सरफेस पे तैयारी करते हैं हम उनको समझ लेते हैं कि ये एक आइडिया आपको दिया। सो जब आप इसका कंपैरिजन बनाने जाएंगे इसके साथ, तो एग्जामिनर में भी आपको नंबर दे दे, लेकिन इतना अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन जब आप इस आइडिया का कंपैरिजन बनाए जाएंगे, क्योंकि यही तो उसने पूछा है। अच्छा जी, वॉर पे क्या, एक दूसरा भी आइडिया बता दें, वॉर पे क्या रियलिस्ट वॉर को सपोर्ट करते हैं? हमारे यहाँ जनरली यही समझा जाता है, ऐसा नहीं है। रियलिस्ट वॉर से रिस्ट्रेंड करता है। लिबरल इंटरनेशनलिस्ट के यहाँ यूज ऑफ फोर्स ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद आपका किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में, यही तो आइडिया ट्रांसेंड हुआ इनटू लिबरल हेजिमनी थ्योरी। रियलिस्ट तो रिस्ट्रेंट करता है। बड़े से बड़ा अमेरिकन रियलिस्ट अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान और अमेरिकन वॉर, पर्टिकुलरली अमेरिकन वॉर इन इराक, उसको कंडेम करता है, उसको क्रिटिकल है उसकी तरफ। और इस लिबरल हेजिमनी थ्योरी जो डिराइव्ड हो रही है फ्रॉम द लिबरल इंटरनेशनलिस्ट आइडियाज, उनको क्रिटिकली देखता है। यकीन नहीं आता तो मेयर शामिर के आर्टिकल्स पढ़े मैं ऑनलाइन, उसकी अपनी वेबसाइट है मेयर शामिर की, उस पर आप देख सकते हैं। न्यो रियलिस्ट है, बहुत बड़ा क्रिटिक है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। फिर इसका दूसरा पार्ट, अच्छा अब दूसरे पार्ट पे भी मसला है। दूसरे पार्ट में मसला ये है कि वो आपसे पूछता है व्हाई इज रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी। ओके, व्हाई इज रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी। आगे वो क्या कहता है, इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। लो जी, तारीफों के पुल बांध दिए स्टूडेंट्स ने इसको लिख के। उन्होंने कहा जी क्या बात है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन और इंटरनेशनल सिस्टम की भी सबसे अच्छी आपको कौन जनाब अंडरस्टैंडिंग देती है, जनाब रियलिज्म देती है। क्या बात है, ऐसा नहीं लिखना था। वो पूछ रहा है व्हाई रियलिज्म इज द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आपका ज्यादा फोकस जाना था कि ठीक है आपने बता दिया कि रियलिज्म एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग सॉरी आपको प्रोवाइड करती है, दो चार आपने उसके पॉइंट्स बता दिए, बट विद इन द डिसिप्लिन कैसे डोमिनेट करती है रियलिज्म। विद इन द डिसिप्लिन ऑफ आईआर इज सॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। ऑल दी थ्योरीज जो कि इस डिसिप्लिन में आगे क्रिएट हुई हैं, डेवलप हुई हैं, इधर उनमें हमें एक्सटेंशन नजर आती है रियलिज्म की, या उनमें हमें क्रिटिसिज्म नजर आता है टुवर्ड्स रियलिज्म। एक्सटेंशन में आपके पास स्ट्रक्चरल रियलिज्म, आपके पास ऑफेंसिव रियलिज्म, आपके पास डिफेंसिव रियलिज्म, आपके पास न्यो क्लासिकल रियलिज्म, ये एक्सटेंशंस हैं रियलिज्म की। इवन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जो मर्केंटाइलिस्ट टेंडेंसीज हैं, उनमें भी हमें एक सेमी रियलिस्ट टेंडेंसी मिलती है।
नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, क्योंकि उनका पावर का आइडिया डिफरेंट है आईपी का, वो तो मिलिट्री पावर का नहीं है। तो लेकिन एजम्पशन इससे एज्यूम कर लिया जाता है। क्रिटिसिज्म, इवन आइडियलिज्म जो कि रियलिज्म की थ्योरी से पहले डेवलप हुई है, लेकिन जब वो पावर को करप्ट, कहते हैं जी पावर ने करप्ट किया सिस्टम को, तो वो एक रियलिज्म के एसेंशियल इंग्रेडिएंट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि बाद में आया। नाउ आइडियलिज्म के बाद तमाम तरह का न्यू लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म की तो कहानी ही शुरू होती है न्यू रियलिज्म के साथ कंपैरिजन से। फेमिनिज्म तो डेवलप ही हुई जब जे एन टिकनर ने हैंस जे मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म को क्रिटिक किया। किसी भी तरह का मार्क्सिज्म वो स्टेट के इशू पे क्वेश्चन मार्क लगाता है जी, स्टेट ही तो प्रॉब्लम है, और रियलिज्म स्टेट को ही तो एम्पावर करने की बात करता है, सॉरी पावरफुल करने की बात करता है। सो हर थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जितनी भी थ्योरीज आईआर में डेवलप हुई, उनका स्केल ग्रैंड नैरेटिव हो या कॉन्स्टिट्यूटिव हो, सब्जेक्टिव हो, वो वन वे और दी अदर या रियलिज्म का क्रिटिसिज्म है या रियलिज्म की एक्सटेंशन है। नाउ ये अब जवाब कि मेरे डिसिप्लिन में रियलिज्म डोमिनेट क्यों कर रही है, ये इसका जवाब बनना है। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि रियलिज्म कैसे बाकी थ्योरीज से इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो डिसिप्लिन की बात हो रही है, विद इन द डिसिप्लिन बताना। सो बड़ी मार पड़ी थी इस पेपर में, मुझे आज तक याद पड़ता है कि मेरे खुद के अगर किसी स्टूडेंट ने भी मगर मुझे बताया हो कि इस पेपर में उसके कितने मार्क्स थे, तो वो 40 से ज्यादा नहीं थे, क्योंकि इस पेपर में उसने निचोड़ के देखा स्टूडेंट को कि किसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको ये कहीं किसी नोट से नहीं मिलेगी चीज, अगर कहीं आपको डोमिनेंट थ्योरी इन आईआर मिल भी जाएगा तो वो तारीफों के पुल ही नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ उसने जो इस सवाल में पूछा है वो इन द डिसिप्लिन ऑफ आईआर, इसलिए आज से जरा इसको अकाउंट फॉर कीजिएगा। अगली बात जी, हजूर अगली बात तो उसने आपसे, यानी कि अगर आपने किसी को जज करना है डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में कि भाई ये कितनी की बला चीज है डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आप उसके साथ एक डिबेट में एंगेज हो जाएं, और वो डिबेट है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। आप आपको यहाँ हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और अगला कितने पानी में। अब याद रखें, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कोई थेरीज नहीं है आईआर में, नहीं। पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी है, इट रेफर्स टू मेथोडोलॉजी। फोर्थ डिबेट आईआर की, ये समा देती है सारे आईआर की डिबेट, 4 डिबेट्स है ना, चौथी डिबेट है, ये पीक है। इसके बाद आईआर की थ्योरेटिकल एवोल्यूशन तकरीबन खत्म होगी, उसके बाद तो फिर इंटरप्रिटेशंस का दौर शुरू हो गया हो। पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, ये बच्चों आपको क्लियर है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरी के पोर्शन में और उसकी फिर एप्लीकेशन के भी कॉन्टेक्स्ट में मार नहीं खाते। पॉजिटिविज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स में आपको नजर आता है, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी है भाई, तो मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स में नजर आता है। और एक उसमें आपके पास आता है जिसको आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ना स्टडी द इंस्टीट्यूशन, द रोल, द नॉर्म्स, यू नो द स्टैंडर्ड्स, एंड फोकस डेफिनेटली जो है वो आपका एम्पिरिकली होना है। दूसरा फिर पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें, वो है जी रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस, rational choice, you are going to study the conditions for groups in actions in mainstream political world, rational choice। और तीसरी चीज है फिर आपकी बिहेवियरलिज्म। इन बिहेवियरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में यू ट्राई टू सॉर्ट आउट द वेरीफाइड पैटर्न्स, फार्मूलाज
यू स्टडी दोज पैटर्न्स, पैटर्न मतलब फार्मूले समझ लें, कि जिनसे प्रेडिक्टेबिलिटी जनरेट हो जाए, कि आपकी आगे की भी प्रेडिक्टेबिलिटी आप ला सकें। सो वो जो कॉजल आपकी की रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे। तो ये 3 बड़ी जो आप कह लें कि अप्रोचेज़ हैं जो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी से डिराइव्ड हैं, ये आपके डिसिप्लिन में मौजूद है। सो आपने इन इस तरह इस सवा आपने ये नहीं लिखना कि ये फलानी थ्योरी पॉजिटिविस्ट है, तो फलानी थ्योरी पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, तो बाजी बात खत्म होगी। आपने इनकी डिटेलें फरमानी है हज़ूर, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पोस्ट पॉजिटिविस्ट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो उससे भी मज़ेदार है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है जनाब कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, ये इसमें जनाब ये एंटी फाउंडेशनल है। इट्स एंटी फाउंडेशनल। एंड व्हेन वी से एंटी फाउंडेशनल, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप कर रहे होते हैं, यू आर स्टडिंग द कंपटीशन बिटवीन नैरेटिव्स और डिस्क्रिप्शंस। किन की? उन नैरेटिव्स और उन स्ट्रक्चर्स की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एज स्ट्रक्चर्ड बाय द ह्यूमंस, उनको आप स्टडी करना, एंटी फाउंडेशनल। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगली जो बड़ी चीज है, इसमें जो अगली आपको अप्रोच मिलती है, दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच। ऑल द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पोस्ट पॉजिटिविस्ट, sorry, post modernist approach whereby you study, you know, individual political events, एंड उनसे आप एक एक बाकी यानी कि आप आपने आइसोलेट कर लिया उसको, उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉलिटिकल इवेंट को और इवेंट्स, ठीक है, एज इंटेंडेड बाय द एक्शन इन देयर टाइम, उसको आप उसके गिवन स्मॉल फ्रेम में ही एनालाइज करेंगे, उससे बाहर नहीं। उसी में उसका मसला है और उसी में उसके मसले का हल होना है, मेटा नैरेटिव्स नहीं होंगे। फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट कॉन्टेक्स्ट में आपकी ये याद रखिएगा जनाब, ये मेथोडोलॉजी जो ऑप्ट की जाती है पोस्ट पॉजिटिविज्म की, आपकी तमाम तरह का मार्क्सिज्म वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में आता है। वेयर बाय यू स्टडी द पॉलिटिकल फिनोमेना। कौन सा पॉलिटिकल फिनोमेना? जो कि दैट हैज अफेक्टेड द ग्रुप्स, तमाम तरह की क्लास कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो वो सब पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पूरे का पूरा मार्क्सिज्म। लाइकवाइज फेमिनिज्म, फेमिनिज्म यू वुड कम अक्रॉस दैट, ये सब यहाँ पर आपको यही कॉन्स्टिट्यूटिव मिलेंगी, यही सब्सटेंटिव मिलेंगी थेरीज पोस्ट पॉजिटिविस्ट। बट द क्वेश्चन अराइजेज यहाँ पे साथ कि एक थेरी ऐसी है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो बड़ा मजेदार काम है। ये सॉरी मेरा मार्कर रुक गया। ये बड़ा मजेदार काम है। आप कंस्ट्रक्टिविज्म को मुख्तलिफ सोर्सेज से पढ़ें, कुछ सोर्सेज में आपको लगेगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म तो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पे है, और कुछ सोर्सेज में आपको मिलेगा कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पे है। तो घबराना नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म दो तरह का है, एक आपका अर्ली कंस्ट्रक्टिविज्म है और आप एक इसका फिर आपका लेटर जो कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को जब तक आप मुकम्मल तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो इसके लिए बीच का रास्ता कि इट्स अ सेमी पॉजिटिविस्ट एंड सेमी पोस्ट पॉजिटिविस्ट, इसको क्या दिया जाता है कि इट्स अ सेमी पॉजिटिविस्ट सेमी पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी कंस्ट्रक्टिविज्म की। सो ये बड़ा अ, जरूरी है कि आपको ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है, अगर आपने उसको इसी तरह जवाब नहीं, और इसी तरह क्या मतलब यही है, यही इससे हट के आप जाना चाहते हैं, तो आप एक अजीम स्कॉलर हैं बजाते खुद फिर आईआर के। हमारे पास तो इतना वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग कि हम इससे ज्यादा आगे बात को ले जा सके, समझा सके। अच्छा जी, अगले सवाल में वो कर गया ज्यादती, बड़ा जुल्म ज्यादती कर गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई ऐसा
एग्जामिनर था, हाय मेरी कॉफी ठंडी होगी, स्टूडेंट लेके आया मेरे लिए, ठंडी होगी सारी, और उसकी अपनी भी ठंडी होगी कॉफी, यहाँ पड़ी पड़ी, कमाल है, ये पी नहीं कॉफी। हैदर, हैदर, यार वो कॉफी आपकी पड़ी भाई, वो ठंडी हो गई यार। वाहिद तो है को नहीं, वाहिद है को नहीं, पीले पीले, मैं पूरा कर लूँ जरा ये ना। अच्छा जी, अगला सवाल, मैं पी रहा हूँ, ठीक है ये अच्छा है। अच्छा जी, अगला सवाल, ये वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया हमारे स्टूडेंट्स के लिए जनाब, नेशन स्टेट सिस्टम इन अ फ्लक्स विद एन independent freedom in referendum in Scotland and another projected for Catalonia in September 2017. ओके, ये तो उसकी गिवन स्टेटमेंट होगी। Critically evaluate reasons as to why the modern nation state system in Europe face internal challenges as to sovereignty and territorial integrity. हम आपको मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, इसमें स्टेट्स ने आपस में इंटरेक्ट कैसे करना है, इसके 3 फीचर तो पता है ना जी, इक्वालिटी, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये तो पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब ज़ाहिर है इनमें कोई इशू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इशू, नॉट ऑल आर इक्वल, सोवरेनिटीज की वायलेशन भी होती है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटीज की वायलेशन भी होती है। चलो ये 2 काम तो जरा कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो जाते हैं, वो एरियाज जहाँ पर वॉर लाइक टेंडेंसी ज्यादा होती है, पर वाई यूरोप? अब वो एक कैटेलोनिया की एग्जांपल और स्कॉटलैंड के साथ आपको पूरे यूरोप का नेशन स्टेट सिस्टम इन फ्लक्स है जी, इशू है, इस पे बात कर रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपके पास यूरोप की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कहाँ पे आपने इसको देखना है, ऑफ कोर्स बड़ा मसला तो आइडेंटिटी का है। इकोनॉमी, तो कैटेलोनिया की इकोनॉमी बड़ी अच्छी, पॉलिटिकल राइट्स, तो पॉलिटिकल राइट्स भी लोगों को मिल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नो, एज सच पुराना था जब जनरल फ्रैंको था, अब तो कोई नहीं। सो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें आप कहते हो मिलिट्री ऑक्यूपेशन, जिसमें आप कहते हो कॉलोनाइजेशन, जिसमें आप कहते हो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये तो जनाब यूरोप में मिल ही नहीं रहे। तो फिर कैसे हो गया नेशन स्टेट सिस्टम इन फ्लक्स और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस के फ्रीडम, ये क्या? तो आइडेंटिटी, लिबरलिज्म ने, और खास तौर पे न्यो लिबरलिज्म, जिसको फेमिनिस्ट बहुत ज्यादा फिर क्रिटिक भी करती हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिबरलिज्म की इन्वायरमेंट ने ऑल के फिलोसफी में हमारी आइडेंटिटीज को अंडरमाइन कर दिया। सो हमें आइडेंटिटीज की रीबर्थ होती नजर आती। अब यहाँ तक तो ओके, चलो बात आ गई, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने इस पे चीजें देखी हुई हैं, ओके वहां तक तो वो बात कर गया, लेकिन आगे क्या भाई? आगे अब सिर्फ स्कॉटलैंड और कैटलोनिया लिख के तो सवाल नहीं पूरा होना, यहाँ वो मेरे ख्याल में ज्यादती कर गया बड़ा, या बाहर से पढ़ के आया होगा या कुछ उसने चीज देख ली होगी ऐसी जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हमारे स्टूडेंट भी कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी का इशू कहाँ कहाँ पे है? ये जनाब बेल्जियम में भी है। बेल्जियम आधा विलोनिया कहलाता है, आधा फ्लैंडर कहलाता है, यानी कि लोगों में ये तफरीक मौजूद है। ये फ्रांस के एरिया में भी है। अगले पेज पे चला जाता हूँ। फ्रांस, फ्रांस का एरिया कॉर्सिका, कॉर्सिका का एरिया, यहाँ पे रहते इटालियंस हैं लेकिन ये फ्रांस के अंदर है। जर्मन एरियाज में भी ये मसला है, जर्मन एरियाज में बवेरिया का मसला है, बवेरिया के लोग वो 150 साल से यूनिफिकेशन में खुश नहीं है, यूनिफिकेशन जो पहली यूनिफिकेशन हुई थी 1870 1871 की। फिर आपके पास और क्या, हाँ और उसके बाद आपके पास इटली, इटली में जनाब साउथ टायरोल के इलाके, यहाँ पे इटालियंस के अंडर है ये इलाके, लेकिन पॉपुलेशन ऑस्ट्रियन है। इवन आप अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर भी निकल जाए तो यूक्रेन, यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट्स के लोग, ईस्टर्न यूक्रेन के, वो बहुत ज्यादा प्रो रशियन। इसी तरह आपका साइप्रस, साइप्रस का इशू इस तरह आपका, सॉरी एक और भी, डेनमार्क, डेनमार्क में खास तौर पे फैरो आइलैंड,
ये अब एडमिनिस्ट्रेटिवली डेनमार्क के अंडर, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट इनका जो है वो उठना बैठना। सो ये वो आई बिलीव कि वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे, लेकिन चलो पता तो होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम ये तो नहीं कह सकते जी कि, लेकिन बड़ा मजेदार सवाल था, लेकिन सीएसएस के लेवल पर ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। सो हर जगह पर आइडेंटिटी अब जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। सो ये बड़ा मजेदार चलना था इस सवाल के जवाब में। मुझे तो बताते खुद बड़ा मजेदार सवाल लगा, लेकिन हम अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर क्वेश्चन में इशू हमें नजर आ जाता है। अच्छा जी, अगले सवाल पे चलते हैं। काफी मसाजिद में आज काफी वो नाते वगैरह हैं, तो मैं ओपन ही बैठा हुआ हूँ। तो कोशिश करते हैं जितना जल्दी हम कर लें इसको। और अच्छा जी, अगला सवाल। लो जी, अगला सवाल है। पढ़ते हुए बच्चों ने इसको जनाब बैलेंस ऑफ पावर और सिक्योरिटी और पता नहीं इसके क्या-क्या मीनिंग ले लिए। द राइज ऑफ चाइना इज बीइंग हेराल्डेड एज अ रिटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन international relations. As the world moved towards multipolarity, account for the evolving essential features of the international security architecture and evolving dynamics. ये कोई बैलेंस ऑफ पावर का सवाल नहीं है, ये सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। नाउ पिछले पेपर में भी सिक्योरिटी पे सवाल था, इसमें भी सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल आ गया, लेकिन डिफरेंस है। जब आप, मैं अभी करा देता हूँ, एक ब्रीफ आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सॉरी यार अगर स्पेलिंग जो है ना सिक्योरिटी एक आपकी बड़ी सीधी-सीधी एकेडमिक स्टडी है सिक्योरिटी की, जो हमारे यहाँ नॉर्मली टीचर्स और अकेडमीज़ करा के जनाब परे मारती हैं कि ओके जी बस ठीक है, सिक्योरिटी का टॉपिक हो गया। ये एकेडमिक स्टडी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल और सिक्योरिटी को नॉन ट्रेडिशनल में डिवाइड करती है, और आपको अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह जनाब सवाल करा देते हैं और आप कहते हैं यही है जी कंसेप्शन 21st सेंचुरी की सिक्योरिटी का। लो जी बेटा सवाल हो गया, अगले सवाल पे चलो। आईआर का प्रॉब्लम कह लें आप या आईआर की ब्यूटी कह लें कि खास तौर पर फोर्थ डिबेट के बाद, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म की डिबेट के बाद अब कोई बड़ी थ्योरेटिकल एवोल्यूशन तो हुई नहीं। तो मैं तो इसको खुद समझता हूँ कि इट्स एन बेसिकली एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थियरी हो चुकी हुई है। और लेकिन इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा हुई हैं, और सिक्योरिटी एज एन आइडिया इसकी भी बहुत सी फिर इंटरप्रिटेशंस हुई। मसलन हम सिक्योरिटी को सिर्फ इस एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में देखने के बाद बंद कर दें। सिक्योरिटी की अगली जो जो फ्रेमवर्क है उसका, सिक्योरिटी का अगला फ्रेमवर्क जनाब नेशनल सिक्योरिटी होती है। ये नेशनल सिक्योरिटी जिसमें स्टेट्स अपनी, हम इस तरह बात कर लेते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल को देख रही होती है। और फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आइडिया भी इवॉल्व हुआ ग्लोब में। स्टेट्स ने मिलके, ग्रुप ऑफ स्टेट्स ने अलायंस बना के अपने अपने स्पेसिफिक जो है वो क्लॉट में कोलैबोरेशंस की, और अब ये फिर हो गई ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ये करेक्टरिस्टिक स्टडी हो गई, करेक्टरिस्टिक स्टडी ऑफ द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी। अब इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स ने ट्रेडिशनल पे भी फोकस किया, और अप टू सम एक्सटेंट, ज्यादा नहीं मतलब पार्शियल कह लें आप कि पार्शियली थोड़ा बहुत नॉन ट्रेडिशनल पे भी किया। लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी ये तो मुकम्मल की मुकम्मल फिर ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ लार्जली आपको जो है वो स्टेट का कॉन्टेक्स्ट ऑपरेटिव मिलना। लेकिन सिक्योरिटी की स्टडी अभी भी पूरी नहीं हुई। एक तीसरा फ्रेमवर्क भी है, सिक्योरिटी एज स्ट्रेटजी, पीस के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी। क्या ऑप्शंस क्या करती हैं स्टेट्स? तो जनाब पीस के कॉन्टेक्स्ट में तो बजाते खुद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके जरिए सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इक्वालिटी ये आइडियाज दिए गए।
कि कैसे पीस मेंटेन किया जा सकता है। वायलेशंस हुई, प्रॉब्लम्स हुए, आपको फिर अगला आइडिया मिला बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, पॉपुलरली नोन एज कंसर्ट ऑफ यूरोप 1815 का, कि भाई 4-5 स्टेट्स मिलके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को यानी कि पीस के कॉन्टेक्स्ट में काम कर सकती है। फ्लॉप हुआ आइडिया। अगला आइडिया आपको मिला फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी, लीग ऑफ नेशन के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको आइडिया एक मिला कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी। ये अब बिल्कुल एक नई दुनिया हो गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी। आप इसको आईआर द की कॉन्सेप्ट्स, आईआर द की कॉन्सेप्ट्स, मार्टिन ग्रेफी उसकी जो छोटे छोटे उसने लिखे हुए हैं इसको कॉन्सेप्ट्स को, उसको देख सकते हैं इस फर्क को। एग्जांपल दे देता हूँ, नेटो कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं है जी। खैर बात अभी खत्म नहीं हुई। अब मॉडर्न एरा में आपको फिर इसमें मिल गया सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया। सिक्योरिटी कम्युनिटी में आपके पास बड़ी एग्जांपल जिस तरह आसियान, लेकिन ये जरा स्टेट लेवल पर है, और यूरोपियन यूनियन, ये तो फिर पीपल के लेवल पे ही आ गया सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं जनाब कि इंडिया पाकिस्तान भी, इनमें बड़े हाई चांसेस हैं कि ये एक इफेक्टिव सिक्योरिटी कम्युनिटी बन सकती है। फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल, फ्री ट्रेड, ब्ला 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 ब्ला। तो अब ये एक जो एक अलग स्टडी, और इसी में फिर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी स्टडीज जो कि रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, ये आपको कहता है जनाब डिफेंसिव रियलिज्म कि आप सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर हो, और ये आपको कह रही होती हैं कि आप पावर मैक्सिमाइजर हो। सो अब ये सिक्योरिटी एज स्ट्रेटजी की स्टडीज है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। सिक्योरिटी की एक और जो स्टडी है उसको आप कहते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये सवाल आपका उसने यहां से बनाया, पिछले तरफ का पेपर उसने पिछली आपके एकेडमिक और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में से उसने वो सवाल निकाला। अब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, वो एक नई चीज उसने आपसे जब पूछ ली। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का आइडिया, अब ये आप लोग जी हमारे सिलेबस में तो ये था ही नहीं, ये कैसे इसने पूछ लिया? तो नहीं भाई, उसने कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी पूछी है, तो आपको वो हर तरह से पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो रेफर करता है जनाब उन प्रैक्टिसेस को, उन उन कह लो आप उन उन अलायंसेस को, उन अलाय पार्टनर्स को, उन स्कीम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, उन प्रैक्टिसेस, उन 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 कॉन्टेक्ट्स को, उन रिलेशंस को, रिलेशनशिप्स जो कि स्टेट्स डेवलप करती हैं, कंस्ट्रक्ट करती हैं, जिसमें वो इंगेज होती हैं, ताकि सो दैट कि वो अपनी रीजनल सिक्योरिटी को अपलिफ्ट कर सके, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को अपलिफ्ट कर सके। सो अब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जब एक बाइपोलर वर्ल्ड होती है उसमें क्या होता है, जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड होती है उसमें क्या होता है, और नाउ दे कमिंग टू दिस क्वेश्चन, एज द वर्ल्ड इज with the rise of China, world is moving towards multipolarity to account for the evolving essential features। तो जनाब इसमें अब बदल रहा है ना यूनाइटेड स्टेट्स। अब आ जाइएगा यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, न्यू ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं जी, ऑप्शंस फॉर स्टेट्स बढ़ रही हैं, लेकिन ये ऑप्शन जितनी बढ़ रही हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। मैंने एक आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश में कर रहा था, आप इसको ऑनलाइन कर लें, आपको आर्टिकल मिल जाता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। अब ये एक बिल्कुल अब इसमें आप मिलके टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में भी, एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रीजन,
डिपेंडिंग अपॉन द द ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन अ वे जाके इस आइडिया के साथ ही कनेक्ट हो जाती है। सो अब सिक्योरिटी की 4 बड़ी वेरिएशंस तो हमने अभी देख ली, सरफेस पे देखी हैं भैया। आप इन चारों को अलग-अलग जो है वो पढ़ सकते हैं। और 2003 की एक किताब है, किताब क्या है वो, एक आपके पास है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, एक फ्रेमवर्क है। और वो फ्रेमवर्क यानी कि 21st सेंचुरी सिक्योरिटी एजेंडा, 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी सिक्योरिटी एजेंडा, ये इंटरनेशनल फिफ्थ इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम, इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, इनकी प्रोसीडिंग्स को 2003 में या 2002 में छापा गया। अब इसमें जाके अगर आप इसका जो पार्ट 2 है इस किताब का, उसको अगर सिर्फ आप देख लें, जो कि मेयरली कुछ 100 पेजेस भी नहीं है, 100 से भी कम, 70-80 पेजेस होंगे, जिसमें वो बात करता है ह्यूमन सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, इनको जो है वो वो बात करता है। फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ये बड़े मजेदार आइडियाज हैं, जिससे आपकी जो हमने पीछे भी चारों डोमेन्स हमने डिस्कस की हैं, वो वन वे द अदर इस पार्ट 2 में वो पूरी हो जाती है। तो ये एक ऑथर का काम नहीं है, एडिटेड काम है, लेकिन बड़ा जो इसमें नाम है वो पीटर लैंग का नाम, पीटर लैंग। आपको 16, 17, 18, 19 हर पेपर में उसने सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल दिया है, तो उसने सिक्योरिटी की जो भी हमने कैटेगराइजेशंस बनाई हैं, वो हर दफा कहीं ना कहीं डिफरेंट एस्पेक्ट से उसने पूछ लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, बस सिलेबस में देखा कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, ओके जी, वो तो नॉन ट्रेडिशनल है, वो तो ग्लोबल है, वो तो ह्यूमन है, ओके, चैप्टर बंद कर दी चीज, क्या समझ आ गई। ऐसे नहीं करना। अगर आपने सब्जेक्ट में घुसना है जनाब, तो फिर उसको एक चैलेंज लेके, और उसमें से उसको लगना चाहिए आपके पेपर से कि आप ही MA IR और MPhil IR है। कोई मतलब कि किसी अनाड़ी ने जो है वो पेपर ये नहीं किया अटेम्प्ट, मेरा मेरा पेपर जो है वो प्रॉपर एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हो। आगे जाने से पहले, अगले सवाल पे जाने से पहले एक चीज जेहन में रखिएगा जी, और तवज्जो से जेहन में रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड थियरीज ऑफ इंपीरियलिज्म, इनको आपने तीनों टॉपिक्स को आपने एक ही सिटिंग में पढ़ना है। एक सिटिंग मतलब आप एक दिन में पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप ये कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो फिर यही कर रहे हैं। ये इंटर कनेक्शन में ये 4 क्वेश्चन वो पूछ चुका है जी इनके पास पेपर्स में, 16, 17, 18 और फिर मेरे ख्याल है 20 में, क्या पता नहीं 19 में भी शायद। तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस वो पूछ चुका हुआ है इनके आपस के कनेक्शन का। और ये बड़ा मजेदार कनेक्शन है, ये इतना मजेदार कनेक्शन है कि डिपेंडेंसी एज अ थ्योरी यहाँ मौजूद है, लेकिन आईपी के चैप्टर्स पढ़ो, उसमें भी आपको डिपेंडेंसी का जिक्र मिल जाता है। और ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिक पढ़ो, तो वहां पे भी आपको डिपेंडेंसी की बात मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऑथर कोई और मिलेगा, यहाँ कोई और मिलेगा, यहाँ कोई और मिलेगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। सो इनको आपने एक एक गो में पढ़ना, और इन टॉपिक्स को करने के लिए थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म, आईपी, ग्लोबलाइजेशन, इनको करने से पहले सबसे पहले आपका डिपेंडेंसी थ्योरी, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए जी। इसको समझने में मुश्किल लग सकती है आपको, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको ये जो वेरिएशंस है ना जी, यहाँ डिपेंडेंसी क्या कह रही है, यहाँ क्या कह रही है, यहाँ क्या कह रही है, क्या कुछ नहीं रही, बातें एक ही कर रहे हैं। डिपेंडेंसी का लिबरल पर्सपेक्टिव, जिसको आप जोड़ते हैं फिर उसके साथ राउल प्रेबिश के साथ, राउल प्रेबिश। फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखते हैं। लिबरल्स जो है इसको एक्सटर्नल मार्केट में देखते हैं, किसी कंट्री के साथ नहीं, एक्सटर्नल मार्केट जिम्मेदार होती है डिपेंडेंसी की। ये आपके डोमेस्टिक को देखते हैं। और तीसरे फिर आपके हो जाते हैं मार्क्सिस्ट,
मार्क्सिस्ट में आपके वो आंद्रे गुंदर फ्रांक वगैरह, कुछ जगहों पे वोलस्टेन को भी यहाँ पे लिखा जाता है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये स्ट्रक्चर। अब ग्लोबलाइजेशन में जब डिपेंडेंसी आएगी तो बेसिकली वो मार्क्सिस्ट होंगे जो इसको क्रिटिक कर रहे होंगे। आईपी में डिपेंडेंसी आएगी वो मार्क्सिस्ट होंगे। लेकिन जब यहाँ डिपेंडेंसी होगी उसमें लिबरल भी होगा और उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी होगी। सो आईपी के टॉपिक्स में और ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में जो डिपेंडेंसी की मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है वो यूज हो रही होती है। सो ये एक स्ट्रक्चर एक दफा, और डिपेंडेंसी थ्योरी का को प्रॉपर राहुल प्रवेश इसको एक्सटर्नल मार्केट में दिखाता है जी, कि डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का मसला कहाँ पे है, उनके वो उस एक्सटर्नल जो मार्केट के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो डिपेंडेंसी का शिकार होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, छोटी मोटी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमोडिटी प्रोडक्ट्स नहीं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्ट्रक्चर एनालिसिस ये देखता है कि नहीं भाई, मसला जो है ना वो एक्सटर्नल मार्केट का नहीं है, मसला है आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, आपके लैंडेड एलीट, आपकी मिलिट्री और आपकी नेशनलिस्ट बोर्जुआ, ये जनाब रिसोर्सेज को पकड़ के उन पर बैठे होते हैं जो है वो नाग बन के। हमारे यहाँ भी इस तरह ही है, हमारे यहाँ भी लैंडेड एलीट, फौज और बोर्जुआ भी एक हमारा जो है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर भी रहा है, वो ये चीनी की फैक्ट्रियां लगा लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो। हैवी इंडस्ट्री की तरफ तो आप मूव भी नहीं करते ना लाडली। क्यों? ताकि लोगों को इसी में एंगेज रखो आप। हैवी इंडस्ट्री आएगी, मैसिव लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, लोग सवाल उठाना शुरू हो जाएंगे। अभी तो सोशल मीडिया की वजह से उठाना शुरू हो गए हैं सवाल, कब तक दबाए जाएंगे, जवाब तो देने पड़ेंगे। खैर जी, ये हमारा मौजू तो नहीं था यहाँ पे। तो ये डोमेस्टिक आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट नहीं होती, रिजल्टेंटली आपको इंपोर्ट्स ज्यादा करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी बनती कोई नहीं है। तो ये इस डोमेन में। लेकिन लिबरल जो राहुल प्रैबिश का जो डिपेंडेंसी का आइडिया, वो बहुत मजेदार है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको मजा आएगा। और मार्क्सिस्ट तो फिर पूरे सिस्टम को ही क्रिटिक करते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम ही पूरे का पूरा एक्सप्लॉइटेटिव है। और ये मार्क्सिस्ट जो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। सो ये स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है कि जितने भी आपको सवाल मिल रहे हैं, 16 में सॉरी इससे रिलेटेड सवाल नहीं था, लेकिन आगे ऑनवर्ड्स आपको ये सवाल मिलते मिलते हैं। तो अब हम जब ये सवाल देखने जा रहे हैं तो ये बड़ा जरूरी है जनाब। वो आपसे पूछता है कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अटेंडेंट मैनिफेस्टेशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये पार्ट बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा इशू कोई नहीं है। आपने यहाँ डिफाइन ग्लोबलाइजेशन कह रहा है, वो आपको एलैबोरेट या एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन नहीं कह रहा। सो डोंट गो इन दैट, जो मैंने शुरू में बात की थी कि वो आप जनाब थेरीज क्या कहती हैं कि वो बताना शुरू कर देंगे आप, जरूरत नहीं है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन खुद डिटरमिन करती है कि वो उसको कैसे लिखा जाए। अटेंडेंट मैनिफेस्टेशंस आप उसके पैटर्न बता देंगे, पैटर्न जो ग्लोबलाइजेशन के इस वक्त चल रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, लेकिन बैलिस की किताब में आप जाएं और पैटर्न्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को पढ़ लें, वो आपको लीगल में भी बताएगा, वो आपको इकोलॉजिकल में भी बताएगा, वो आपको मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बताएगा, वो आपको इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी बताएगा, वो आपको सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बताएगा, कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी बताएगा, ब्ला 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 ब्ला। तो वो अटेंडेंट मैनिफेस्टेशन कहाँ कहाँ पर ये हो रहे हैं, वो आपने बेसिकली वो पैटर्न्स बता देने ना। अब मेरे ख्याल में ये पार्ट जो है वो आपका कोई 8 नंबर का, 8-10 नंबर का, 8 नंबर का पार्ट होना चाहिए। If I would be a paper setter or checker जो है। अगला वो क्या पूछता है? डू यू एग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का आइडिया स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट ओरिएंटेड आइडिया है, मार्केट्स की कनेक्टिविटी। सो जनाब, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म which only stands to exploit the third world countries। मार्केट कहाँ डिटरमिन कर रही है पिछले हमारे स्ट्रक्चर में? यहाँ हमने मार्केट को किस हेडर में लिया था? यहाँ लिया था, एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को आप गूगल कर लें, किताब से पढ़ लें, वो मार्केट ओरिएंटेड बात करते हैं जी। मार्केट्स को कनेक्ट करो। स्टेट्स, अब स्टेट्स नहीं कंट्रोल करेंगी अब चीजों को, मार्केट्स, लेट द मार्केट्स डिसाइड। तो ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का आइडिया, ये अपने अंदर क्या एक न्यू इंपीरियलिज्म है,
डिपेंडेंसी। इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म है जब आप किसी के इलाके पे जाके कब्जा कर लो और उसको अपने मर्जी के मुताबिक चलाओ। न्यू इंपीरियलिज्म कि अब आप कब्जा नहीं कर रहे, अब आप उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करके आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं चीजों को। यही इसको डिपेंडेंसी के, इसी से तो थेरियां निकलेंगी सारी न्यू इंपीरियलिज्म से, डिपेंडेंसी की भी। सो अगर ये चीज इन तीनों को एक साथ आपने इंटीग्रेटेड होके पढ़ा, तो इस तरह का सवाल फिर तंग नहीं करता कि क्या ये न्यू इंपीरियलिज्म है। नो, इफ यू एग्री आप कह दो है। प्रेबिश तो कहता है नहीं है, प्रेबिश कहता है नहीं, ये मार्केट को compete करना है हमने। इस मार्केट को कैसे compete करना है कि हमने अपने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऊपर लेके जाना। सो बड़ा जबरदस्त डिपेंडेंसी हो रही है, लेकिन इस डिपेंडेंसी का ये मतलब नहीं है कि कोई किसी किस्म का न्यू इंपीरियलिज्म हो रहा। एक ये व्यू है और यही व्यू ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कर सकते हैं, लेकिन वही एक वो तो फिर थाली के वही बाट और वही बातें आप करते रहेंगे। आप अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी एग्जामिनर पे नहीं ला सकेंगे। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि इस कनेक्टिविटी को आपने इकट्ठा पढ़ना, तभी आप किसी भी तरह के ग्लोबलाइजेशन, आगे अगले पेपर्स में भी आए हुए हैं ग्लोबलाइजेशन, और फिर जनाब उसके का इशू आईपी और उससे रिलेटेड, और फिर डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी, ये हर पेपर में आगे आपको एक एक दो दो सवाल वो मिलने। सो आई बिलीव कि अगर आपका सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर बेहतर है, आपका थेरीज का सारा थेरीज को जब आपने करना है, तो वो मेरी एक पिछली वीडियो पड़ी हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर आईआर, तो उसमें मैंने ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी का सारी वो लिखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। सिक्योरिटी और आपका ग्लोबलाइजेशन, आईपीई और आपकी ये थेरीज ऑफ इंपीरियलिज्म वाला सेक्शन, हजूर आपके 3 से 4 सवाल इन्हीं में से निकल जाते हैं पेपर में, हर हाल में निकल जाते हैं। और अगर आप आई लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो कोई ना कोई एक आधा सवाल और भी निकल जाता है। बाकी पेपर को भी साइड पे कर दिया, आप अपने पास्ट पेपर्स उठा के देख लें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा भाई कि बस इतना कर लो तो आपका पेपर हो जाएगा। कल को मुझे ना कहना कुछ कि सर जी आपने कहा था कि ये हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। नॉट नेसेसरी, लेकिन लार्जली जो और लेकिन ये वो स्ट्रेंथ के एरियाज हैं जिनमें वो 20 नंबर का सवाल ड्रॉप नहीं कर सकता। इनको अगर ड्रॉप कर देगा तो फिर पूछेगा कहाँ से? बाकी तो पेपर ही सारा हलवा पेपर है, पेपर 1, अगर इनको वो ड्रॉप कर देगा तो। सो इनकी ग्रिप बनाए, जितनी ग्रिप बन सकती है इनकी ग्रिप बनाए, वरना जो है वो मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। मार्क्स फिर नहीं आते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे होते तो फिर स्टूडेंट्स फिर चीखते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं एफपीएससी वाले। तो भाई वो कुछ नहीं करते, आप उनको कम से कम एग्जैक्ट एक्यूरेट नियर टू द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट को तो थोड़ा सा तो आसरा ही करा देना उसको, को हौसला तो हो कि हाँ नहीं यार थोड़ा सा आईआर इस बच्चे ने पढ़ा हुआ। अगर नहीं हो सकेगा तो फिर प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब हम जिस चीज पे जा रहे हैं वो जनाब, अगेन आपको ये कि जनाब एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है और आप कहाँ पर है, वो आपसे पूछ लेता है जनाब कि नॉन स्टेट एक्टर है, और नॉन स्टेट एक्टर आईएएस जो है वो जनाब बहुत ज्यादा उसने तूफान बदतमीजी उस वक्त के लिहाज से मचाई हुई थी, अब तो जाहिर है नहीं। तो बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी मचाई हुई है जनाब। तो कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि जिसके जरिए आप इसको एड्रेस कर सके, ये इसको अल्लाह आपका भला करे, यू नो, आईएसआईएस को, और कैसे आप फिर इसको रीजन में आप पीस डेवलप कर सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि आपको इसकी एग्जैक्ट, जिस तरह हमने वो सवाल किया था ना जी, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, कि उसकी 5 डायमेंशंस में ही आपने ऑर्गेनाइजेशन को एवेलुएट करना है। तो यहाँ भी आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में कि नॉन स्टेट एक्टर ज़ाहिर है वो टेररिस्ट एक्टर है ना जी, तो टेररिस्ट एक्टर को फिर कैसे एड्रेस करना है कि जिससे पीस एस्टेब्लिश हो सके। So you must be very much clear on the process of confronting
टेररिस्ट रिलेटेड इश्यूज, इस पर आपकी क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे कैसे आप कर सकते हैं? आप इसको करेंगे जनाब सॉरी पीए, पैराडॉक्स एंड क्राइसिस बार्गेनिंग, जरूरी है। अब उस पैराडॉक्स और क्राइसिस बार्गेनिंग की आप उसमें पूरी डिटेल बताएंगे, कौन कौन से पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ डिस्पोजिशन बताएंगे उसको, कि ये कैसे वहां पे हमें ऑपरेट होता नजर आ रहा है आईएसआईएस के कॉन्टेक्स्ट में। देन पैराडॉक्स ऑफ डिटैचमेंट, कैसे डिटैचमेंट की जा सकती है, उसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज किया जा सकता है। फिर पैराडॉक्स ऑफ कम्पिटिटिवनेस, आप उसको बताएंगे वजह, अगर उसको नहीं बता के जा रहे होंगे आप चीजें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, ये तो हो गया इसका एक थ्योरेटिकल एकेडमिक साइड पे आंसर जो आप यहाँ से निकालेंगे इस इशू का। दूसरा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो 2015 के एंड में, कि पता नहीं नहीं सॉरी मेरा ख्याल है 16 के एक पूरा फॉरेन अफेयर मैगजीन का एक आर्टिकल जो है वो इस पे आईएसआईएस पे इसको कैसे टैकल करना। तो कहते हैं ट्रीट आईएसआईएस एज अ स्टेट, उसी तरह इसको जनाब घेराव करें, इस पे सैंक्शंस लगाएं। और वो आर्टिकल फॉरेन अफेयर मैगजीन का 2016 का, वो सिर्फ स्पेसिफिकली आईएसआईएस को इस तरह, ये अब आपके पास एक जेनेरिक एक करंट अफेयर टाइप का जवाब है, ये नहीं चलना। हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आएंगे तो आप यहीं पे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टेररिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली, कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस इशू को एड्रेस करना है, वो आप इसी में रह के करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ करने जाएंगे भाई, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, नंबर नहीं आएंगे इस पेपर में। जिस तरह मैंने पहले बताया, बड़े कम नंबर आए बच्चों के। सबसे वर्स्ट पेपर जो है इसका इसकी तारीख का, वो यही पेपर था। आई लव टू डू मोर जी, लेकिन मेरी अब खुद जो है एक मसरूफियत है, मुझे वहां निकलना है। अभी मैंने आप लोगों के साथ 16 और 17 का पेपर 1 किया, और भी कर सकता था। आज रात को या कल मैं 18 और 19 के भी पेपर जो है वो इसी तरह रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। लाइव सेशन का चांस नहीं बन रहा। एंड इफ यू हैव एनी इशू, एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सोर्स, तो आप जस्ट मुझे वॉइस नोट कर दें। मैसेजेस में कर दें, लेकिन वॉइस नोट में होता है कि ठीक है, मुझे ज्यादा वो पढ़ना नहीं पड़ता, चीजों को देखना नहीं पड़ता ज्यादा, बस मैं सुन ली, आवाज आ रही, मैं और कामों में लगा हुआ हूं, मैंने आवाज सुन ली। और टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, और इसको मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने अभी 2 पेपर यूएस हिस्ट्री के, वो मैंने अपलोड करने हैं। मैंने गालिबन 16, 17, 18 के पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। 19 और 20 का मैंने पेपर अपलोड करना है, वो भी मैंने इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीक में कर देना है। और फिर ये बाकी पेपर भी जो आईआर के, एंड इनको कंप्लीट करने के बाद देन आई विल मूव टुवर्ड्स पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स, ऑल टुगेदर डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजी। सो ऑल द वेरी बेस्ट जी, टेक केयर।